जीनत आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही है। तभी आलिया आई और उसको मोबाइल देते हुए बोली, मम्मा पापा की वीडियो कॉल है, आप बात कर लीजिए। जीनत ने मोबाइल उसके हाथ से लिया। जीनत को देखते ही सरफराज बोला, ओहो, आज कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? कहाँ जा रही हो इतना सच संवर के? जीनत ने कहा, आज निम्मो की बहन की शादी है, वहीं जा रहे हैं हम लोग। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन वो बुरा मान जाएगी, बस इसीलिए जाना पड़ रहा है। वैसे भी आप तो जानते ही हैं, आपके बगैर मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं करता। हाँ, मुझे मालूम है, इस तरह के मौकों पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाता। मुझे भी ये बात बहुत खलती है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा, आलिया और फलक को भी अच्छा लगेगा। हाँ, यही दोनों जाने की जिद कर रही थी। आप कब आएंगे? अभी तो फिलहाल छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखता हूँ, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। निम्मो ने जीनत से कहा, जीनत तुम यहाँ आई, मुझे बहुत खुशी हुई। जीनत ने कहा, आना ही पड़ा, वरना तुम्हारी नाराजगी झेलना पड़ती। निम्मो हंसकर बोली, हाँ वो तो है। अच्छा ये बताओ, सरफराज भाई कब आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल नहीं आने वाले, जीनत ने जवाब दिया। तभी साइमा बोली, वो तो काफी महीनों बाद आते हैं। तुम कैसे रह लेती हो अपने मियाँ के बगैर? वो वहाँ दुबई में रहते हैं और तुम यहाँ अकेली रहती हो, भला ये भी कोई जिंदगी है? साइमा के तंज से जीनत का चेहरा मुरझा गया, लेकिन निम्मो ने बात संभालते हुए कहा, मियाँ और बीवी का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है, दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की नजदीकियों की होती है। अक्सर कुछ लोग साथ रहकर भी तन्हा होते हैं और कुछ लोग दूर रहकर भी पास होते हैं। तभी एक शख्स ने वहां आकर कहा, निम्मो हमारा तारुफ नहीं करवाओगी अपनी फ्रेंड से? हाँ क्यों नहीं भाईजान, निम्मो ने कहा। जीनत, ये मेरे कजिन ब्रदर हैं, इनका नाम समीर है, यहीं इसी शहर में रहते हैं। जीनत ने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी। समीर की नजर उस पर ठहर गई। निम्मो ने कहा, मैं मेहमानों को देख कर आती हूँ। साइमा भी उसके साथ चली गई। समीर जीनत के पास आकर बोला, अच्छा तो आप ही जीनत हैं, अब पता चला। निम्मो आपकी इतनी तारीफ क्यों करती है? वाकई आप काबिले तारीफ हैं। जीनत समीर के दिलफेक रवैये को भांप गई। वो बोली, मेरी बेटियां अभी यहीं कहीं थीं, पता नहीं उन लोगों ने खाना खाया या नहीं, मैं देखती हूँ जाकर। ये कहकर वो वहां से चली गई। वहां से वापस आने के बाद रात के वक्त जीनत अपने बेडरूम में खिड़की के पास बैठी सरफराज को याद कर रही है। काश मेरी किस्मत कोरे कागज जैसी होती, जिस पर मैं खुद रोज लिख पाती। इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, ये बस मेरा ही दिल जानता है। इस रात का सन्नाटा भी मेरी जिंदगी के सन्नाटे की तरह है। जब रात में तुम्हारी याद आती है, दूर चांद में तुम्हारी सूरत नजर आती है, ढूंढते हैं हम तुम्हें रात भर अपने आसपास, बस ऐसे ही तन्हा हर रात गुजर जाती है। तभी उसके मोबाइल पर रिंग हुई। समीर का फोन आया। पहले तो जीनत उसे पहचान नहीं पाई, फिर समीर ने कहा, मैंने निम्मो से आपका नंबर लिया, बस यूं ही आपसे बात करने का दिल कर रहा था। जीनत ने कहा, लेकिन मैं आपसे क्या बात करूंगी, मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं। समीर ने कहा, बातचीत करने से ही जान पहचान बढ़ती है, वैसे भी हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं, कभी भी किसी मदद की दरकार हो तो मुझे जरूर याद करना। जी शुक्रिया, फिलहाल बहुत रात हो गई है, हम फिर कभी बात करेंगे। ये कहकर जीनत ने कॉल कट कर दी। जीनत अपनी जात से मतलब रखने वाली शख्स है, उसे नए लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं, बस सारा वक्त अपने घर के कामों में और अपनी बेटियों की देखभाल में ही मसरूफ रहती है। लेकिन समीर का इरादा तो कुछ और ही है। वो बार बार फोन करके अपनी दिल लुभाने वाली बातों से उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। जीनत की तरफ से भी कुछ खास ऐतराज न हुआ। अब तो दोनों के दरमियां अक्सर बातें होने लगीं। एक दिन समीर ने जीनत से कहा, जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ, किसी काम में दिल नहीं लगता। जीनत उसकी बात में दखल देते हुए बोली, प्लीज समीर, मुझसे इस तरह की बातें ना किया करो। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ कहा तो मैं बात नहीं करूंगी। कितनी सख्त दिल हो तुम। इस नाचीज दिल की बस इतनी सी ही तो ख्वाहिश है, कुछ देर तुमसे बात करके सुकून मिल जाएगा तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। जीनत समीर को तो बेतकल्लुफ होने से रोक देती, लेकिन सच तो ये है
कि वो खुद भी उसकी तरफ मुतवज्जा है। समीर ने अपनी आशिकाना गुफ्तगू से जीनत के जहन पर कब्जा कर लिया। अक्सर जीनत उसके बारे में सोचती रहती। जब भी उसका फोन आता वो खुद को रोक ना पाती और कॉल रिसीव कर लेती। एक रात समीर और जीनत फोन पर बात कर रहे हैं। समीर ने पूछा, जीनत क्या कर रही हो? अब इस वक्त और क्या करूंगी, बेड पर लेटी हो? समीर ने पूछा। क्या अकेली लेटी हो? जीनत ने कहा, ये कैसा सवाल है? कुछ नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इतनी हसीन रात तुम तन्हा कैसे गुजार लेती हो? क्या तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होती? ये कहकर समीर ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। जीनत ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अब तो आदत हो गई है, मुझको मेरे अकेलेपन से अब शिकायत नहीं रही। मैंने अपनी तन्हाइयों से दोस्ती कर ली है। समीर ने कहा, तुमने हालात से समझौता कर लिया, लेकिन ख्वाहिशों को मारकर जीने से दिल मुर्दा हो जाता है। जिंदगी बहुत हसीन है, इसे यूं ही ना गवा देना। अगले दिन आलिया और फलक के स्कूल जाने के बाद जीनत मार्केट चली गई। वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उसकी मुलाकात समीर से हुई। समीर जीनत से बात करता हुआ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर आ गया। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसने अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। जीनत ने भी बिना एतराज किए हामी भर दी। जब जीनत का घर आ गया तो उसने समीर से कार रोकने के लिए कहा और फिर कार से उतरकर उसको शुक्रिया कहकर वो जैसे ही पलटी, समीर ने कहा, बड़ी बेमुरव्वत हो यार, एक बंदा तुम्हारे दरवाजे तक आया और तुम घर के अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगी? अरे मुझे लगा तुम वापस जाने के लिए लेट हो रहे हो, जीनत ने जवाब दिया। यहाँ आकर कौन वापस जाना चाहेगा? तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। ओके ठीक है, तो फिर अंदर आ जाओ, ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। समीर भी उसके पीछे घर के अंदर आ गया। जीनत ने उसे ड्राइंग हॉल में बैठने के लिए कहा और वो चाय बनाने किचन में आ गई। वो चाय बना रही है, तभी समीर ने आहिस्ता से उसकी कमर पर हाथ रखा। वो पीछे पलटकर कुछ बोलती उससे पहले समीर ने उसके लबों पर अपनी उंगली रखते हुए उसके कान में आहिस्ता से सरगोशी की। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। उसने जीनत के कंधे पर बिखरी हुई जुल्फें अपने हाथ से हटाईं और उसकी गर्दन पर बोसा लेते हुए बोला, तुम्हारी कशिश मुझे दीवाना बना देती है। जीनत की मज़ाहमत के बावजूद उसने जीनत को खुद में भींच लिया। जीनत धीरे से कसमसाई। वो उसे खुद से दूर करना चाहती है, लेकिन समीर की सांसों की हरारत उसे मदहोश कर रही है। वो बेखुदी में उससे लिपट गई। जीनत ने जिस चिंगारी को अपने अंदर किसी कोने में दबा रखा था, समीर की सांसों ने हवा देकर उसे सुलगा दिया। दोनों एक दूसरे की आगोश में हैं। तभी जीनत के मोबाइल पर रिंग हुई। वो घबराकर समीर को खुद से दूर कर देती है। ड्राइंग हॉल में आकर टेबल पर रखे मोबाइल को देखती है। उसमें सरफराज की वीडियो कॉल आ रही है। वो और ज्यादा घबरा जाती है। फिर समीर को वहां से जाने के लिए कहती है। समीर के जाने के बाद जल्दी जल्दी अपने बाल संवारते हुए वो कॉल रिसीव करती है। सरफराज उसे देखकर बोलता है, कहाँ थी मेरी जाने मन, इतना वक्त क्यों लगा देती हो फोन उठाने में, मुझे टेंशन हो जाती है। जीनत सहमी हुई आवाज में बोलती है, वो मैं किचन में थी। आलिया और फलक कहाँ हैं? सरफराज ने पूछा। वो दोनों तो अभी स्कूल से नहीं आई। आप क्या कर रहे हैं? लंच टाइम है अभी यहाँ, बस इसलिए सोचा तुमसे कुछ देर बात कर लूं। मैं यहाँ तुम्हारे हाथ का खाना बहुत मिस करता हूँ। अच्छा आज क्या बनाया है लंच में? अभी नहीं बनाया, अब बनाऊंगी। एक्चुअली मैं आज मार्केट चली गई थी, कुछ ग्रोसरी लेना थी, इसलिए लेट हो गई। रहने दो, मत बनाओ, तुम थक गई होगी। ऐसा करो बाहर से कुछ मंगवा लेना, खाना ऑर्डर कर दो और तुम आराम करो। ओके अब मैं भी फोन रखता हूँ, शाम को बात करेंगे। ये कहकर सरफराज ने कॉल कट कर दी। उसी रात जीनत बेड पर लेटी समीर के ख्यालों में गुम है। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, समीर के वजूद ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। समीर इस कदर उसके जहन पर हावी हो गया कि वो चाह कर भी उसे अपने तसव्वुर से नहीं निकाल पा रही। वो इस तरह से उसके वजूद में उतर गया कि अब उसके लिए इस अजीब कैफियत पर काबू पाना मुश्किल हो गया। अब तो समीर अक्सर उसके घर आने लगा जब उसकी बेटियां स्कूल में होती। वो दोनों साथ में वक्त बिताते। जीनत की नफ्सियाती ख्वाहिशों ने उसे इस कदर कमजोर बना दिया कि समीर के साथ हम बिस्तरी करने से पहले उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि जिस रिश्ते को वो इतने सालों से वफादारी से निभा रही थी, अब उसी रिश्ते के साथ दगा कर रही है।
शायद जीनत अब अपनी जिंदगी के खालीपन से ऊब चुकी है। यही वजह है कि वो ना चाहते हुए भी समीर की तरफ खिंचती चली गई। एक दिन फोन पर सरफराज ने जीनत से कहा, मैं घर आ रहा हूँ, मैंने छुट्टी ले ली है, तुम्हारे और बच्चों के साथ कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ। जीनत ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। 2 दिन बाद सरफराज घर आ गया। हमेशा की तरह इस बार भी जीनत और उसकी बेटियों ने उसके घर आने की खुशी में ढेर सारी तैयारियां की। घर में दाखिल होते ही सरफराज ने जीनत को अपनी बाहों में भर लिया। जीनत की आंखें भी खुशी से नम हो गईं। आलिया और फलक भी आकर सरफराज से लिपट गईं। फलक ने कहा, पापा इस बार आप हमारे साथ कितने दिन रहेंगे? बहुत दिन रहूंगा। इस बार पापा को अपनी परियों के साथ बहुत मस्ती करनी है। फलक बोली, आप तो हमेशा ऐसे ही कहते हो, फिर जल्दी चले जाते हो। जीनत ने उसे टोकते हुए कहा, अब तुम दोनों सारी बातें अभी कर लोगी, पापा थके होंगे। नहीं जीनत, अपनी बच्चियों का फूल सा चेहरा देखकर मेरी सारी थकावट उतर जाती है। ठीक है, आप पहले फ्रेश होकर खाना खा लीजिए, उसके बाद सारा वक्त इन दोनों के साथ बैठकर बातें करते रहना। सरफराज ने कहा, अच्छा और तुम क्या करोगी? जीनत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। रात को डिनर के बाद सरफराज बेडरूम में आ गया। जीनत घर के कामों से फारिग होकर जब बेडरूम में आई तो उसने देखा वो बेड पर बैठा है। उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर वो वहीं दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। तभी सरफराज की नजर उस पर पड़ी। मोबाइल साइड टेबल पर रखते हुए बोला, अरे आ गई तुम। जीनत उसके पास आई। सरफराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और बड़े ही प्यार से उसके शानों से दुपट्टा हटाते हुए बोला, तुम थक गई होगी, आओ मैं तुम्हारी थकान दूर कर दूं। जीनत ने शर्माकर नजरें झुका ली। सरफराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। माना कि हम कई महीनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए नए तो नहीं। जीनत ने धीरे से कहा, आपके साथ मुझे हमेशा नएपन का एहसास होता है। हर बार आपकी आमद मेरे शबाब को निखार देती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार आपके वजूद को महसूस किया था, वो एहसास सुकून आज भी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। हाँ जीनत, मुझे भी याद है तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें किसी मैखाने से कम नहीं। उस दिन इनके सैलाब में मैं ऐसा डूबा, आज तक उसी नशे में हूँ। ये कहकर सरफराज ने जीनत को अपनी बाहों में भर लिया। जब भी सरफराज आता है घर में खुशियों का माहौल रहता है। वो सारा वक्त अपनी बच्चियों के साथ बिताता। वो लोग घूमने फिरने जाते। बच्चियां भी अपने पापा के साथ खूब एंजॉय करती। कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जब सरफराज को वापस जाना है। जीनत ने उदासी भरे अल्फाज में कहा, मेरी जिंदगी तो बस ऐसे ही गुजर रही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सरफराज ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, ये अंधेरी रात फिर से रोशन होगी। बस ख्याल रखना इस अंधेरे से घबराकर कहीं तुम्हारे कदम न लड़खड़ा जाएं, क्योंकि तुम हमारे इस छोटे से परिवार की बुनियाद हो। अगर तुम कमजोर हो गई तो ये परिवार किसी इमारत की तरह ढह जाएगा। सरफराज के जाने के बाद समीर का फोन आया। वो बोला, चले गए तुम्हारे हस्बैंड? हाँ चले गए, जीनत ने जवाब दिया। और सुनाओ कैसा वक्त बीता उनके साथ? समीर ने शरारत भरे अंदाज में पूछा। जीनत ने कहा, हमेशा की तरह बहुत अच्छा। मेरी ईद तो तभी होती है जब वो घर आते हैं, वरना उनके बगैर मेरे लिए कोई भी त्योहार कुछ मायने नहीं रखता। अच्छा, क्या वाकई इतना प्यार करती हो तुम सरफराज से? जीनत ने सख्त लहजे में कहा। हाँ बेशक, वो मेरे शौहर हैं और मेरी मोहब्बत भी। तुमने ये क्यों पूछा? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे मेरा रिश्ता खत्म हो गया। तुम्हारे साथ मेरा सिर्फ जिस्मानी रिश्ता है, लेकिन उनके साथ मेरा दिल का रिश्ता है। मेरे दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। अरे इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो बस यूं ही पूछा, इसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं। नहीं समीर, वैसे भी हम दोनों के इस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं, इसलिए यही बेहतर होगा कि अब हम इसे यहीं खत्म कर दें। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए क्योंकि हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी, लेकिन पहल तुमने की थी। पर अब मैं इससे पीछे हटना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो गया अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं सरफराज को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। तुमसे गुजारिश है, प्लीज अब मुझे कॉल मत करना
और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। ये कहकर जीनत ने फोन रख दिया। जीनत को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद वो समीर से कभी नहीं मिली। सरफराज को गए हुए कई महीने बीत गए। इस बीच जब भी जीनत की सरफराज से बात हुई, उसने कई बार कोशिश की कि वो सरफराज को समीर के बारे में बता दे ताकि उसे इस नदामत के बोझ से छुटकारा मिल सके, लेकिन इसके नतीजे में सरफराज कहीं उसे तलाक ना दे दे, इस ख्याल से वो खौफजदा हो जाती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। उधर सरफराज ने भी फोन करना काफी कम कर दिया। जब कोई जरूरी बात करनी होती बस तभी कॉल करता। जीनत को महसूस होने लगा कि वो उससे दूर होता जा रहा है। एक दिन उसने वीडियो कॉल के दौरान सरफराज से कहा, ना जाने क्यों आपको देखकर कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है। आप किसी परेशानी में हैं? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, बस कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, सरफराज ने उदास लहजे में जवाब दिया। डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं, अभी नहीं, देखूंगा, कभी टाइम निकालकर हॉस्पिटल चला जाऊंगा। जीनत ने कहा, आप अपनी सेहत को लेकर बहुत लापरवाह हैं। ऐसा कीजिए, कुछ दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आ जाइए। यहाँ डॉक्टर को भी दिखा लेना। मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी। वैसे भी इस बार तो आपको घर आए हुए काफी महीने बीत गए। ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगा, तुम परेशान ना हो। ये कहकर उसने फोन रख दिया। एक हफ्ते बाद सरफराज घर आ गया। उसके घर आने से आलिया और फलक बहुत खुश हुईं। सरफराज जो उनके लिए तोहफे लाया था वो उन्हें दे दिए। जीनत ने उसके आने की खुशी में लजीज पकवान बनाए। रात में डिनर के बाद सरफराज बेड पर जीनत की गोद में सिर रखकर लेटा है। जीनत अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही है। सरफराज ने कहा, जीनत, मुझे इस तरह बहुत सुकून मिलता है। काश ये वक्त यहीं ठहर जाए और मैं सारी जिंदगी बस यूं ही तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटा रहूं। तुमसे दूर रहकर भी मेरी चाहत में कोई कमी नहीं आई। क्या तुम भी मुझसे पहले जितनी ही मोहब्बत करती हो? जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से भी ज्यादा। सरफराज ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर ये झूठ है तो भी मैं इस झूठ के साथ ही जीना चाहता हूँ। ये आज आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? चलिए अब सो जाइए, बहुत रात हो गई, कल हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। अगले दिन सुबह वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर कुछ टेस्ट कराने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने पर जब वो दोनों डॉक्टर से मिलते हैं तो वो उन्हें बताता है कि आपने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। आपको ये टेस्ट काफी पहले करा लेने चाहिए थे। आपको ब्रेन कैंसर है। ये सुनकर जीनत रोने लगती है। सरफराज ने उसे तसल्ली दी और अपने साथ घर वापस ले आया। डॉक्टर के मशवरे पर अगले दिन सरफराज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। कुछ दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। अक्सर उनके रिश्तेदार भी उनसे मिलने हॉस्पिटल आते। जीनत सारा वक्त सरफराज के पास ही रहती, उसका ख्याल रखती। उसने आलिया और फलक को उनकी नानी के पास भेज दिया। एक दिन शाम के वक्त सरफराज ने अपनी डायरी जीनत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम इसे अपने पास रखो, लेकिन इसे अभी नहीं खोलना। मेरे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पढ़ना। जीनत ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, प्लीज ऐसा ना कहें, आपको कुछ नहीं होगा। देखिएगा, आप इस हॉस्पिटल से सही सलामत घर वापस जाएंगे। सरफराज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे सब मालूम है जीनत। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तुम ये सब बस मुझे दिलासा देने के लिए कह रही हो। जीनत की आंखें भर आईं। वो बोली, नहीं सरफराज, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपसे जुदा होकर जिंदगी जीना पड़े, मैं इतनी भी बदकिस्मत नहीं हो सकती। सरफराज आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। तुम्हारी आगोश में मुझे मौत आए, इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या होगी। आप ऐसी बातें करके क्यों मेरी जान लेना चाहते हैं? ये कहकर जीनत सरफराज के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। अचानक उसे महसूस होता है कि सरफराज के बदन में कोई हरकत नहीं हो रही। उसकी सांसें थम गईं। उसने सरफराज के चेहरे की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर बाहर खड़े सभी लोग अंदर आ गए। डॉक्टर ने आकर सरफराज की नब्ज चेक करी और फिर सॉरी कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग रोने लगे। एक रात जीनत अपने बेडरूम में बेड पर बैठी सरफराज को याद करके रो रही है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी। उसे याद आया कि ये डायरी तो सरफराज ने उसे दी थी। उसने वो डायरी उठाई और वापस बेड पर बैठ गई। धीरे से डायरी पर अपना हाथ फेरते हुए
उसने वो डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा है, मेरी शरीके हयात, मेरी मोहब्बत। ये देखकर वो डायरी को अपने सीने से लगाकर रोने लगी, फिर अपने आंसू पोंछते हुए उसने पन्ना पलटा। उसमें लिखा है, जीनत, मेरी जिंदगी का वो सबसे हसीन दिन था जब तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे दिल और मेरे घर को रोशन कर दिया। 2 खूबसूरत बेटियां तुमने मुझे बतौर तोहफा दी। आलिया और फलक के आने से मेरी जिंदगी में जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। मैं कभी भी तुम लोगों से दूर जाना नहीं चाहता था, लेकिन हालातों ने मजबूर कर दिया। एक मर्द अपनी बीवी बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देता है। जीनत, मैं यहाँ तुम सबको बहुत मिस करता हूँ। अपनी फैमिली से दूर रहकर इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारना कितना तकलीफदेह होता है, ये मैं ही समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारी तकलीफों को नजरअंदाज किया। मुझे मालूम है तुमने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है। मुझे तुम्हारी तड़प का एहसास है। हम दोनों को ही इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। कभी कभी जब खुद को बहुत कमजोर महसूस करता हूँ तो अपनी आंखें बंद करता हूँ। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा नजर आता है। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी हंसी मुझे ताकत देती है। तुम्हारी आवाज मेरा हौसला बढ़ाती है। तुम्हें याद करते करते खाली बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सो जाता हूँ। तुमसे दूर होने के बावजूद भी खुद को कभी अकेला महसूस नहीं किया। तुम हमेशा मेरे पास थी, मेरी हिम्मत बनकर। लेकिन उस दिन मेरी हिम्मत टूट गई जब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने अपने दिल में मेरी जगह किसी और को दे दी। उस दिन जब वीडियो कॉल पर मैंने तुम्हारे पीछे आईने में किसी का अक्स देखा, मैं तभी समझ गया था कि हमारे बेडरूम में तुम्हारे सिवा कोई और भी है। इसीलिए मैं घर आया था, इस उम्मीद में कि मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हो, ये सिर्फ मेरा वहम हो। मैं खुद को गलत साबित करना चाहता था, लेकिन मेरी वो उम्मीद भी टूट गई जब मैंने तुम्हारे मोबाइल में समीर का मैसेज देखा। वो एक मैसेज शायद तुम डिलीट करना भूल गई थी। उस वक्त मेरा दिल इस कदर टूटा कि उसके साथ मेरा वजूद भी टूटकर बिखर गया। मैं अपने टूटे दिल के साथ यहाँ वापस तो आ गया, लेकिन बस यही सोचता रहा कि मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, क्या यही मेरा कसूर है? तुम्हारे दिल पर सिर्फ मेरा इख्तियार था, तुमने वो हक भी मुझसे छीन लिया। जीनत, तुम्हारी याद में मेरा दिल सारा दिन बेचैन रहता और तुम्हारी बेवफाई मुझे सारी रात सोने नहीं देती। कई बार सोचा इस बारे में तुमसे बात करूं, अक्सर तुम पर गुस्सा करने को भी जी चाहा, मगर मैं वो भी ना कर सका, इस डर से कि कहीं तुम्हें खो ना दूं, कहीं तुम अपना रास्ता ना बदल लो। तुमसे जुदा होने के ख्याल से भी मैं कांप उठता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी बेटियों की जिंदगी बिखर जाएगी। उनके मुस्तकबिल का क्या होगा? इस तरह के ख्यालात मुझे हमेशा सताते हैं। बहुत घुटन सी महसूस होती है। अब तो ये जिंदगी भी बोझ लगने लगी है। मैं अपनी मजबूरी का अंदाजा खुद नहीं लगा पाता। बहुत कुछ सहता हूँ पर खुलकर बता नहीं पाता। जीनत, हमारी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ोगी, वरना मेरी रूह को बहुत तकलीफ होगी। मुझे मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। जीनत डायरी पढ़ते हुए जोर जोर से रोने लगी। सरफराज, आपने मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया। मुझे इतनी बड़ी सजा देकर चले गए। आप मुझ पर गुस्सा करते, मुझसे नाराज होते। आपको पूरा हक था। काश आपने एक बार पूछा होता मुझसे। मेरे दिल में आपके लिए जो इज्जत और मोहब्बत है वो किसी और के लिए कभी नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी में आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। मुझे मालूम है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और अब मैं इसी एहसास जुर्म के साथ सारी जिंदगी गुजारूंगी। आप जो शिकायत अपने दिल में लेकर चले गए, अब वो नासूर बनकर मुझे दर्द देती रहेगी। मैंने गफलत में जो खता की उसकी सजा अब मुझे ताउम्र भुगतनी पड़ेगी। बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो कभी बयां नहीं होती। जिंदगी में कभी इंसान अपने हालातों के आगे मजबूर हो जाता है तो कभी अपनी ख्वाहिशों के आगे। मजबूरियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन इंसान को उनके आगे इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि जमाने की नजरों के साथ साथ खुद अपनी नजरों में भी गिर जाए। गुनाह हमेशा गुनाह ही होता है, फिर चाहे वो किसी भी मजबूरी में किया गया हो। गफलत में उठाया गया एक गलत कदम पूरी जिंदगी को दागदार बना देता है। अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशों को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि जो इनके आगे कमजोर हो जाता है उसका किरदार भी कमजोर हो जाता है।
किरदार ही आपकी असली पहचान है, क्योंकि एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। जमाने में किरदार की कदर होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। आसान नहीं होता। एक औरत का किरदार निभा पाना एक सफेद चादर है और दाग पानी से भी लग सकता है, फिर उसकी जिंदगी में अश्क-ए नदामत के अलावा कुछ भी नहीं रहता। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।